हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रिलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो रिलेशन को डिस्कस करने से पहले एक जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, किस क्रम में चीज़ें आई होंगी, उसको हम बताते हैं। जैसे सबसे पहले सेट आया होगा, सेट को ही हमने सबसे पहला पढ़ा, और उसके बाद हम दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। वो दोनों सेट सेम सेट भी हो सकते हैं, डिफरेंट सेट भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी ये नहीं लिखा होता है कि वेयर ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। तो यानी कि इक्वल है तो भी ठीक है, नहीं इक्वल है तो भी ठीक है। और उसके बाद रिलेशन आया होगा, फिर रिलेशन के बाद फंक्शन आया होगा। तो लेकिन ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की सोच कहाँ से उठी? क्योंकि ये देखा गया, मतलब ऐसा लोगों ने सोचा होगा कि क्या एक सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से किसी भी तरीके से या किसी रिलेशन के द्वारा रिलेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे अगर आप एक सेट में आप कुछ स्टेट्स रख लें इंडिया के, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, और दूसरे सेट में आप रख लें उनके कैपिटल को। जैसे उत्तर प्रदेश का कैपिटल मान लीजिए लखनऊ है, मध्य प्रदेश का कैपिटल मान लीजिए भोपाल है, और बिहार का कैपिटल मान लीजिए पटना है। तो अब अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं, तो बी क्रॉस ए करने के बाद हमको 9 ऑर्डर पेयर मिलेंगे। कौन कौन से ऑर्डर पेयर मिलेंगे? यल कामा यू मिलेगा, और इसी तरह से यल कामा एम मिलेगा, फिर यल कामा बी मिलेगा, और इसी तरह से बी को बी, मतलब ये आपका जो भोपाल है, भोपाल और कामा उत्तर प्रदेश, भोपाल कामा मध्य प्रदेश, एंड सो ऑन। इस तरह से आपको भोपाल कामा आपका ये बिहार, फिर पटना कामा यूपी, पटना कामा मध्य प्रदेश, पटना कामा बिहार। लेकिन इसमें से अगर हम आर की वैल्यू डिफाइन कर दें कि आर की वैल्यू है इज ए कैपिटल ऑफ, इज ए कैपिटल ऑफ, तो अब आप ये सोचिए कि इसमें से कौन से ऑर्डर्ड पेयर वैलिड होंगे। अब लखनऊ इज ए कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो ये हमारा वैलिड हो जाएगा, बट लखनऊ इज नॉट कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये नहीं वैलिड रहेगा। लखनऊ इज नॉट कैपिटल ऑफ बिहार, ये भी नहीं वैलिड रहेगा। बिहार इज नॉट कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, भोपाल इज नॉट कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये भी नहीं वैलिड रहेगा। भोपाल इज नॉट कैपिटल ऑफ भोपाल इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, तो ये वैलिड हो जाएगा। ऐसे ही आप जब इसमें से पटना वाला किए थे, पटना इज नॉट कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो पी कामा यू भी आपका इनवैलिड रहेगा, पी कामा एम भी इनवैलिड रहेगा, क्योंकि पटना मध्य प्रदेश का कैपिटल नहीं है। लेकिन पटना कामा बिहार, ये हमारा वैलिड रहेगा। तो आप ये देखिए कि 3 हमारे वैलिड ऑर्डर पेयर्स मिले। एक तो आपका लखनऊ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, भोपाल इज कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, और पटना इज कैपिटल ऑफ बिहार। तो ये जो 3 हमारे वैलिड ऑर्डर पेयर्स मिले अकॉर्डिंग टू रिलेशन इज ए कैपिटल ऑफ, इसके आधार पे हम रिलेशन बना लेते हैं। ये इस रिलेशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आर इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा लखनऊ कामा उत्तर प्रदेश, फिर आपका भोपाल कामा मध्य प्रदेश, और पटना कामा बिहार। तो ये हमारे लिए रिलेशन की वैल्यू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अब देखो, एक ही बात को आप कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये रिलेशन को रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अगर आप रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते तो लिखते ए कामा बी सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी, या यहाँ पे आर की वैल्यू ही लिख देते ए इज ए कैपिटल ऑफ बी, या आर की वैल्यू जो थी फ्रेज में उसी को लिख देते ए इज कैपिटल ऑफ बी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि वो रूल फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म है, रूल बस डिफाइन होना चाहिए। और तीसरा तरीका जो आप
स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी कर सकते हैं कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। मान लीजिए सेट ए में आपने स्टेट रखा था और सेट ए में आप मान लीजिए कैपिटल रखे हैं। कैपिटल का मतलब लखनऊ, पटना और भोपाल। और सेट बी में मान लीजिए आपने रखा है स्टेट्स, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो आप इसी को डिस्क्राइब करके या सेंटेंस फॉर्म में, लिटरेचर फॉर्म में आप उसको बता सकते हैं कि देयर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी बाई द इज ए कैपिटल ऑफ। तो किसी भी चीज़ को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मतलब मैंने इसको इसलिए डिस्कस किया है कि कैसे इस सोच आई होगी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए या रिलेशन जैसी बात की जाए। तो ये तो मतलब हो गया कि कैसे कैसे लोगों के दिमाग में आया होगा। तो रिलेशन बेसिकली होता क्या है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी आपने देखा है कि जब आपने ए क्रॉस बी किया, मतलब स्टेट और स्टेट के सेट को और कैपिटल के सेट को, तो उसमें 9 ऑर्डर पेयर मिले थे, लेकिन रिलेशन में केवल 3 ही आया था, बाकी 6 नहीं आए थे। तो आप क्या देख रहे हो? रिलेशन इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये डिपेंड करता है कि रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है, उस आधार पे आप ऑर्डर्ड पेयर अपने रिलेशन के अंदर पाते हैं। अभी आप कह देते आर की वैल्यू चेंज कर देते इज नॉट ए कैपिटल ऑफ, तो ये जो 3 आए हैं, अब 3 ये नहीं आते, बाकी 6 आ जाते। तो रिलेशन हमारा किस तरह से डिफाइन होता है उस पर निर्भर करता है कि रिलेशन के अंदर कौन से ऑर्डर्ड पेयर आए। तो जो लखनऊ एल कामा यू आ रहा था, या पटना कामा बिहार आ रहा था, या भोपाल कामा मध्य प्रदेश आ रहा था, वो अब नहीं आता अगर आपका रिलेशन का वैल्यू इज नॉट कैपिटल ऑफ होता, और उसकी जगह पे बाकी आ जाते, बाकी जो 6 होते। तो कुल मिला जुला के ये है कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का आप 2 और मोर सेट्स। अब ये 2 और मोर सेट्स लिखा गया है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन बाइनरी है कि टर्नरी है कि एन अरे टाइप का है, मतलब कितने जो जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, वो उस एलिमेंट्स के अंदर कितने पार्ट्स हैं। अब बाइनरी रिलेशन के अंदर 2 ही पार्ट्स होते हैं, जैसे अभी आपने देखा लखनऊ था तो लखनऊ के साथ उत्तर प्रदेश था, तो 2 ही पार्ट थे। और इट इज ए वे टू डिस्क्राइब कनेक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए होता है, जैसे अब कनेक्शन का रूल क्या था, इज ए कैपिटल ऑफ आपने देखा है। तो कुल मिला जुला के ये है कि रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, और ए क्रॉस बी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का भी हम डिस्कस कर देंगे। टाइप ऑफ रिलेशन अभी हमने जैसे बताया, बाइनरी रिलेशन हो सकता है, टर्नरी रिलेशन हो सकता है, एंड सो ऑन, एन एरे रिलेशन हो सकता है। तो अगर बाइनरी रिलेशन है तो बाइनरी रिलेशन आपका दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, और अगर टर्नरी रिलेशन है तो 3 सेट होंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ये नहीं कोई ज़रूरी है कि ए बी, ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं क्या ए बी सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। अगर होता तो डायरेक्टली यहाँ पे लिखा होता कि वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी आर नॉट इक्वल टू सी, इस तरह से बातें मेंशन होती। तो यू आर फ्री टू टेक आइदर सेम सेट और डिफरेंट सेट। सेम वे से एन एरे रिलेशन है, तो इस नाते यहाँ पे n सेट लिए गए हैं, A1 A2 और AN। अब जब भी आपको n चीज़ें लेनी होती हैं तो बेहतर तरीका होता है कि सबस्क्रिप्ट लगा के करें, जैसे 1 to n सबस्क्रिप्ट लगाया गया है, A1 में 1, A2 में 2, AN में n, क्योंकि अल्फ़ाबेट की तो लिमिट 26 तक है, A से लेके Z तक। तो इस वजह से सबस्क्रिप्ट मैनर हम लोग अडॉप्ट करते हैं। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का ये डिफिनीशन है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ए बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स है। ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर ऑर्डर शब्द इसलिए है क्योंकि ऑर्डर्ड का सिग्निफिकेंस है, ए कामा बी इज नॉट इक्वल टू बी कामा ए। तो ऑर्डर्ड है, जो ए बी काम करेगा वो बी ए काम करे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस नाते ऑर्डर्ड बोला जाता है, ऑर्डर का सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ पे ए आपका पहले सेट से बिलोंग रहेगा और बी दूसरे सेट से बिलोंग रहेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो
कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। मान लीजिए ए, कैपिटल ए में 2 एलिमेंट है, कैपिटल बी में केवल एक ही एलिमेंट है, तो आपका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा A, 1 बनेगा और B, 1 बनेगा, 2 ही बनेगा केवल। अगर आप B क्रॉस A करते तो 1, A 1, B बनता, तो मतलब और A क्रॉस A कर देते, सेम सेट लेके कर देते, तो A बनता, AB बनता, BA बनता और BB बनता। और यहाँ पे ये चीज़ स्पष्ट दिख रही है कि A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड होता है, क्योंकि जो चीज़ A क्रॉस B के अंदर जैसे A1 है तो यहाँ पे 1A आ जा रहा है, ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ की बात हम लोग करते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे यहाँ पे A इंटरसेक्शन B क्रॉस C इंटरसेक्शन D लिखा गया है, क्योंकि A और B 2 सेट हैं, उसका अगर इंटरसेक्शन करोगे एंड ऑफ डे वो भी एक सेट ही बनेगा, और C इंटरसेक्शन D है वो भी एक सेट ही होगा। तो 2 सेट अलग तरीके से लिखा गया है, लेकिन है सेट ही, और 2 सेट का आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है, तो उसका जो मतलब निकलेगा A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D। ऐसे ही 3 प्रॉपर्टी और भी हैं, जिसमें से 2 हम प्रूफ करके भी आपको दिखा देंगे। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशन के अंदर इसका यूज़ होगा कि अगर सेट ए के अंदर स्मॉल m नंबर ऑफ एलिमेंट है, स्मॉल n एलिमेंट B में है, तो A क्रॉस B के अंदर m इंटू n एलिमेंट होंगे। अगर बाय द वे सेम सेट के ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो उस सिचुएशन में A क्रॉस A के अंदर कितना आएगा, n स्क्वायर एलिमेंट आएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक कुछ प्रूफ हम यहाँ पे बताएंगे। जो अभी प्रॉपर्टीज आपने जो प्रॉपर्टीज आप देखे हैं उसी का प्रूफ है। तो अब जैसे ये एक प्रॉपर्टी थी, अभी आपने वहाँ देखा है, तो इस प्रॉपर्टी को अगर प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हम जनरल एलिमेंट सेट में एज्यूम करते थे, वो जनरल एलिमेंट यहाँ पे दूसरी तरह का रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है। अल्टीमेटली ये भी एक सेट ही है, सेट के सारे प्रॉपर्टीज़ को ये होल्ड करता है, लेकिन सेट होते हुए भी इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सिंगल कंपोनेंट वाले नहीं हैं, 2 कंपोनेंट वाले हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो जब भी जनरल एलिमेंट एज्यूम करेंगे लेट x कामा y बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सामान्य तौर पे देखा गया है कि जल्दबाजी में लोग ये सपोज कर लेते हैं लेट x बिलोंग्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। अब जब सही चीज़ नहीं एज्यूम करोगे तो मैनिपुलेशन करोगे आगे चल के, तो मैनिपुलेशन करेंगे तो वो प्रूफ सही होगा नहीं। तो इस वजह से हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम किस चीज़ का प्रूफ करने जा रहे हैं, उसके ही जो उससे जो सुटेबल होगा उसी के अकॉर्डिंग जनरल एलिमेंट एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो जनरल एलिमेंट लिया गया है एक्स का, प्रोसेस पूरा वही जैसे सेट में प्रूफ करते थे वैसे ही प्रूफ होगा। तो एक जनरल एलिमेंट एक्स कामा वाई ले लिए LHS से बिलोंग। अब उसका इंटरप्रिटेशन आगे लिखा गया है बेसिक डिफिनीशन को फॉलो करते हुए। तो बेसिक डिफिनीशन में क्या बताया गया था, बेसिक डिफिनीशन में यही बताया गया था कि फर्स्ट पार्ट जो होगा फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड पार्ट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया इंटरप्रेट करके, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू डी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो था वो ख़त्म हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पे कोई अभी आगे कुछ लाइन तक कोई यूज नहीं रहेगा, अब सामान्य सेट का ही चलेगा। तो y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको बेसिक डिफिनीशन फॉलो करिए, तो आप क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू सी। अब चूँकि ये एंड ऑपरेशन लगा गया है तो लगभग ये मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की तरह से आपका यूज होगा। हालांकि डिस्ट्रीब्यूशन में हेट्रोजिनिटी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हेट्रोजिनिटी अभी भी है, क्योंकि ये एंड जो है, पहला एंड जो है आपका वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा है, और दूसरा एंड जो है वो इंटरसेक्शन है। तो दोनों अलग अलग सेंस में है। तो हेट्रोजिनिटी जब भी आपको दिखती है तो डिस्ट्रीब्यूशन जरूर यूज होता है। तो दिस एंड विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस एंड। तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, दिस x बिलोंग्स टू a विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू y बिलोंग्स टू b एंड y बिलोंग्स टू c। तो जब डिस्ट्रीब्यूट होके रिजल्ट आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b एंड ये वाला एंड,
ये वाला एंड यहाँ पे आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू c। अब यहाँ पे चूंकि साथ में ये ध्यान देना हमें क्या ले आना है, इसको भी ध्यान देना है। तो ये तो पता है कि हमें a क्रॉस b ले आना, लेकिन अब यहाँ पे जो लॉजिकल चीज़ है वो ध्यान देना है कि ये दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं। तो जब भी एलिमेंट डिफरेंट होते हैं तो एंड जो है वो निश्चित तौर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ से पहले से x उठाए और दूसरे से y, तो लिखे x कामा वाई बिलोंग्स टू a क्रॉस b, क्योंकि x y सेम नहीं है। अगर y की जगह पे x होता या x की जगह पे y होता तो फिर आप लिख देते कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b या y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्योंकि x y डिफरेंट है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम इसको एंड को कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह से ही रिफ्लेक्ट करा पाएंगे। ऐसे सेम तरीके से इधर भी कर लेंगे। अब यहाँ पे यह एक्स वाई और ये एक्स वाई देखिए सेम आ गया। तो अब इस एंड को हम अब इंटरसेक्शन की तरफ रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। अगर ये डिफरेंट होता, मान लीजिए यहाँ पे एक्स वाई होता, यहाँ पे एक्स जेड होता, तब एंड आपका इंटरसेक्शन नहीं हो पाता, तो आपको कुछ और ही करना पड़ता। और उसके बाद यहाँ पे एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो गया। तो आप अभी तक क्या प्रूव किए? सिर्फ यही प्रूव किए कि इसके सारे एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये पहला LHS वाला सेट सबसेट हो जाएगा और दूसरा वाला सेट आपका सुपर सेट हो जाएगा। तो इसी वजह से आपने प्रूव किया LHS इज सबसेट ऑफ RHS। सिमिलरली वी कैन शो दैट RHS इज सबसेट ऑफ LHS, क्योंकि हमें दोनों बातें प्रूव करनी होती है। लेकिन चूंकि आप एक तरीके से प्रूव कर चुके हैं, ऑलमोस्ट वही प्रोसेस होता है, तो सिमिलरली लिख के काम चला सकते हैं। लेकिन ये जरूर रहेगा कि सिमिलरली करके जरूर लिखना रहेगा। नहीं लिखेंगे तो ये इंटेंशन आएगा कि आपको फंडामेंटल ही नहीं पता है कब दो सेट इक्वल होते हैं, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एंड ऑफ डे आपका सेट ही होता है। सेट के सारे प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। बस अंतर ये होता है कि नॉर्मल सेट से अलग होता है। नॉर्मल सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं सिंगल कंपोनेंट वाले होते हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। तो इन दो लाइन की मदद से हमारा ये प्रूफ हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। ऐसे ही आप बाकी भी प्रूफ कर सकते हैं। ये मैंने केवल एक डेमो आपको दे दिया कैसे प्रूफ करते हैं। अब इसके बाद ऑपरेशन ऑन रिलेशन की बात अगर हम करें, तो जैसे बाकी जगह पे बाकी जगह ऑपरेशन सेट में ऑपरेशन होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन वगैरह, वैसे यहाँ पे भी है। तो यूनियन ऑपरेशन का मतलब है अगर मान लीजिए दो अलग अलग रिलेशन हैं R और S, तो उनके यूनियन अगर आप करोगे तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर आपके R और S में है दोनों आ जाएंगे। बस रिपीट नहीं करना रहेगा, जैसे सिंपली आप यूनियन करते हो उसी तरीके से, वही लॉजिक लिखी दी गई है और लॉजिकल वर्ड है। ठीक उसी तरीके से इंटरसेक्शन है, जैसे आप सेट में करते थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। बस अंतर एक ही है कि वहाँ पे सिंगल कंपोनेंट वाले एलिमेंट होते हैं, यहाँ डबल कंपोनेंट के एलिमेंट हैं। तो दोनों के ऑर्डर पेयर इसमें, जो दोनों में ऑर्डर पेयर होगा वही केवल इंटरसेक्शन में आएगा। और यूनियन में क्या है, चाहे पहले रिलेशन के अंदर हो या फिर केवल दूसरे रिलेशन के अंदर हो या दोनों रिलेशन के अंदर हो, वो ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। लेकिन इंटरसेक्शन में कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? जो दोनों में हो। आर डिफरेंस यस भी उसी तरह से जैसे सेट में किया था कि कोई भी ऑर्डर पेयर वही ऑर्डर पेयर आएगा जो आर में हो लेकिन यस में ना हो। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप यूज करते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका ट्रांजिटिव क्लोजर कैलकुलेट करने में आगे चल के। लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए कंपोजिशन ऑफ रिलेशन का मतलब क्या है। अगर कोई ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर पेयर आएंगे ए कामा सी टाइप के आएंगे, लेकिन क्या शर्त दी गई है कि बी एक एलिमेंट होगा जो कि उसका रोल क्या होगा? वो रोल ये होगा कि ए कामा बी आर के अंदर होगा और बी वही बी लिंक कर रहा है, बी कामा सी आपका एस रिलेशन के अंदर होगा। तो आर ओ एस के अंदर ए सी आ जाएगा। बी आपका एक तरीके से लिंकिंग की तरह से काम कर रहा है, ब्रिज की तरह से काम कर रहा है, और ए कामा सी नया ऑर्डर पेयर बना रहा है जो कि आर ओ एस के अंदर आएगा। इनवर्स रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का इनवर्स एक तरीके से। तो अगर ए कामा बी रिलेशन के अंदर है तो बी कामा ए हमारा आर इनवर्स के अंदर आएगा। अगर मान लीजिए 1 2 और हमारे आर के अंदर मान लीजिए कुछ हम ऑर्डर पेयर ऐसे लिख के समझा दे रहे हैं, मान लीजिए 1 कामा 2 है और 3 कामा 1 है, ये दो ऑर्डर पेयर आर के अंदर मान लीजिए हैं। तो आर इनवर्स के अंदर क्या आएगा?
ये समझने के लिए है। तो आर इनवर्स के अंदर 2, 1 आ जाएगा रिवर्स करके, और 1, 3 आ जाएगा आर इनवर्स के अंदर। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे देखिए वही जो हम थोड़ी देर पहले क्लोजर की बात किए थे, रिफ्लेक्सिव क्लोजर आके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 में इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सिमेट्रिक क्लोजर और ट्रांजिटिव क्लोजर कैलकुलेट करने के लिए। तो हालांकि ये रिफ्लेक्सिव क्लोजर और सिमेट्रिक क्लोजर और ट्रांजिटिव क्लोजर हमें प्रॉपर्टी के बाद डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया, तो एक बार हम डिस्कस कर दे रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टी पढ़ाने के बाद करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर ऑफ एनी रिलेशन क्या होता है कि आर जो आपका रिलेशन दिया गया उसके साथ यूनियन कराना रहता है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का जो इस तरह का हो, जिसके दोनों पार्ट इक्वल हों, वो भी सभी ए के लिए। अगर मान लीजिए हमारे कैपिटल ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 1, 2 और 3, तो आप रिलेशन के अंदर कुछ भी कोई भी ऑर्डर्ड पेयर हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यूनियन हमें कंफर्म है कौन कौन सा कराना पड़ेगा, 1, 1 का, 2, 2 का और 3, 3 का। तो ये जब तीनों आप यूनियन करा दोगे 1, 1, 2, 2, 3, 3 का, मतलब एक तरीके से एश्योरेंस हो जाएगा कि आर के अंदर 1, 1, 2, 2 रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैलकुलेट करने के बाद ये एश्योरेंस हो जाएगा कि आर के आर स्मॉल आर कैपिटल आर के अंदर 1, 1, 2, 2, 3, 3 आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में ये तीनों ऑर्डर पेयर का होना मस्ट रहेगा। अब अगर मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी 4 एलिमेंट है सेट के अंदर, तो ए बी बी सी सी डी डी ये चारों ऑर्डर पेयर जब तक नहीं रहेंगे हमारे रिलेशन के अंदर, तब तक वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं कहा जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव क्लोजर ये एश्योरेंस दिलाता है कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैलकुलेट करने के बाद रिफ्लेक्सिव जरूर हो जाएगा। और ये इस काम में भी मदद करता है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है पहले से, तो कैसे पता चलेगा, आप उसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैलकुलेट करिए। अगर आपका कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर आता है, यानी कि जो कैलकुलेट किया वो रिजल्ट पहले वाले रिलेशन के इक्वल ही आ जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशन ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। क्योंकि जैसे यहाँ ये वाला जो एग्जांपल दिए गए हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3 आप यूनियन करा रहे हैं, ठीक है यूनियन करा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए इसके अंदर पहले से 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, तो यूनियन कराने से कैपिटल आर बदलेगा थोड़ी, क्योंकि कोई भी ऑर्डर पेयर आप रिपीट नहीं करेंगे, सेट का फंडामेंटल है कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कराना रहता है मल्टी सेट को छोड़ के। वो भी मल्टी सेट में जो एलिमेंट लिखे जाते हैं वो मल्टीप्लिसिटी के साथ लिखे जाते हैं। तो जितने भी क्लोजर आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो एश्योरेंस के लिए है कि वो प्रॉपर्टी लास्ट में होल्ड हो ही जाएगी। इसी तरह से सिमेट्रिक क्लोजर है। सिमेट्रिक अभी एक प्रॉपर्टी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी रिलेशन की है, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि सिमेट्रिक क्लोजर में क्या करना रहता है कि आर का यूनियन आर इनवर्स करा देंगे, जो आर इनवर्स आप यहाँ पे पढ़े हैं कि अगर मान लीजिए आर के अंदर ए बी है, ए सी है, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर पहले से हैं, लेकिन आर इनवर्स के अंदर क्या आएगा, आर इनवर्स के अंदर आएगा बी कामा ए और सी कामा ए। तो आप इन दोनों का यूनियन करिए, इन दोनों का यूनियन करिए, तो इसके अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, ए बी ए सी, बी ए और सी ए। तो ये एश्योरेंस दे देता है कि एंड ऑफ में सिमेट्रिक क्लोजर कैलकुलेट करने के बाद आपका रिलेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का होल्ड करेगा। बाय द वे ऐसा हो कि आर के अंदर ये चारों पहले से हों, ये जो चारों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये 4 के चारों पहले से हों, तो बताइए सिमेट्रिक क्लोजर कैलकुलेट करने के बाद आपका कुछ चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि ए बी का उल्टा बी ए सी का उल्टा सी ए, तो वो तो पहले से ही रहेगा रिलेशन के अंदर। ऐसे ही बी ए का उल्टा ए बी वो भी पहले से रहेगा, और सी ए का उल्टा ए सी पहले से रहेगा। तो सिमेट्रिक क्लोजर कैलकुलेट करने के बाद अगर रिलेशन की वैल्यू मतलब स्मॉल एस आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर ही आ जाती है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हमारा रिलेशन पहले से ही सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो ये भी मदद करने में काम आता है। अगर बदल रहा है तो सिमेट्रिक नहीं है, और नहीं बदला तो सिमेट्रिक है।
चाहे वो रिफ्लेक्सिव क्लोजर करिए, चाहे सिमेट्रिक क्लोजर करिए, या आगे चल के ट्रांजिटिव क्लोजर है। तो ट्रांजिटिव क्लोजर में क्या है कि यहाँ पे जो हमने कंपोजिशन ऑफ रिलेशन बताया था, इसमें एक और चीज़ ऐड कर दे रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए आर के साथ ही कंपोजिशन करिए, आर ओ आर ही करिए, तो वो आर स्क्वायर लिखा जाता है। अगर आर स्क्वायर के साथ फिर आपने आर को कंपोजिट कर दिया तो ये आर क्यूब लिखा जाता है। मतलब अगर सेम सेट के साथ कंपोजिशन करते हैं तो उसको स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ पावर ऐसे करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज हुआ है, इसमें पे डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ एनी रिलेशन इज डिनोटेड बाय टी ऑफ आर। अब टी ऑफ आर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हालांकि ट्रांजिटिव क्लोजर कैलकुलेट करने के लिए वार्सल एल्गोरिथम भी है, वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा जब प्रॉपर्टी सब पढ़ाऊंगा तब। तो किसी भी रिलेशन का ट्रांजिटिव क्लोजर कैलकुलेट करने के लिए क्या है कि आर का यूनियन आर स्क्वायर के साथ करिए। आर स्क्वायर पहले कैलकुलेट करिए, उसके साथ यूनियन कर दीजिए। उसके बाद आप चेक करिए कि क्या आर यूनियन आर स्क्वायर ये जो कैलकुलेट करके आया क्या चेंज हुआ कि नहीं, आर के बराबर है कि नहीं बराबर है। अगर आर के बराबर है तो आप वहीं स्टॉप कर जाएंगे, लेकिन अगर नहीं बराबर है तो फिर आप आर क्यूब भी कैलकुलेट करेंगे, और आर क्यूब को फिर से ये आर यूनियन आर स्क्वायर जो आपका कैलकुलेट हुआ था उसके साथ आर क्यूब करेंगे यूनियन। ये तब तक काम करेंगे जब तक नॉट इक्वल टू मिलता है, और कभी कुछ स्टेप के बाद आपको इक्वल मिल जाएगा। और जैसे इक्वल मिलेगा ये गारंटी हो जाएगी कि आपका जो रिजल्ट है, जो आप ये करते जा रहे हैं, जो ये रिजल्ट मिल रहा है, वो आपका ट्रांजिटिव क्लोजर में ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो ट्रांजिटिव क्लोजर वही कैलकुलेट होके हो जाता है। तो इस वीडियो में अभी मैंने इतना बताया, अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे